नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल द PCM विजन में। प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो के माध्यम से हम लोग क्लास 12 हिंदी कोर के मोस्ट VVI वायरल MCQ प्रश्नों को डिस्कस करेंगे, जो कि आप सभी के बोर्ड एग्जाम में डायरेक्ट पूछा जाएगा। और यहाँ पे मैं आपको जिस तरह का क्वेश्चन करवा रहा हूँ, बिल्कुल ऐसे ही क्वेश्चन आप सभी के बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे। इसलिए वीडियो पे आप लोग अंत तक बने रहें और चैनल पे पहली बार आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से आपका क्लास 12 के प्रत्येक सब्जेक्ट की कंप्लीट तैयारी करवाई जा रही है। तो चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं और एक एक करके सारे क्वेश्चन को यहाँ पे हम लोग डिस्कस करते हुए चलते हैं। तो देखिए बच्चों, सबसे पहले यहाँ पे आपका एक पद्यांश दिया हुआ है। इस पद्यांश को आपको ध्यानपूर्वक पढ़ना है और क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 4 तक के प्रश्नों के उत्तर को देना है। ठीक है, देखिए पद्यांश यहाँ पे जो आपका दिया गया है उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये आपका रिपीट नहीं होता है। अगर आप पढ़ना चाहते तो पढ़ सकते हैं, नहीं तो इसके जो क्वेश्चन दिए गए उसके उत्तर को यहाँ पे मैं डायरेक्ट बताते हुए चलता हूँ। ठीक है, तो देखिए पहला क्वेश्चन आपका क्या दिया गया है कि प्रस्तुत पंक्तियों में कवि रूढ़ियों को छोड़ने के लिए क्यों कह रहा है। तो प्रस्तुत पंक्तियों में यहाँ कवि रूढ़ियों को छोड़ने के लिए इसलिए कह रहा है कि रूढ़ियां समय के बदलने पर विकास में बाधा पहुंचाती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपका क्या है कि कवि किस पक्षी के समान चतुराई दिखाने को कहता है। तो यहाँ पे कवि आपका हंस के समान चतुराई यानी कि आपका चालाकी दिखाने के लिए कहता है। ऑप्शन नंबर 7 इसका करेक्ट आंसर होगा हंस। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपका क्या है कि मुख से नाच होकर चित्त से देशानुरागी हो सदा कथन का आशय है। तो इसका आशय क्या है? तो इसका आशय है बच्चों, हमें केवल देश प्रेम के ही बातें नहीं करनी चाहिए, साथ ही साथ हमें उसके लिए सार्थक प्रयास भी करनी चाहिए और हमें कथनी और करनी में समानता रखनी चाहिए। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, इनमें से सभी। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपका क्या है कि हम दूसरों की पीड़ा को कैसे महसूस कर सकते हैं। तो हम दूसरे की पीड़ा को निज दुख से महसूस कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे आपका फिर से एक अपठित गद्यांश दिया हुआ है, यानी कि एक पैसेज टाइप का दिया गया है। इसको आपको ध्यानपूर्वक पढ़ना है और क्वेश्चन नंबर 5 से लेकर के 8 तक के प्रश्नों को उत्तर देना है। पढ़ना चाहते तो पढ़ लीजिए, नहीं तो इसके क्वेश्चन आंसर को मैं यहाँ पे डायरेक्ट बताता हूँ। ठीक है, चलिए क्वेश्चन क्या है आपका कि प्रस्तुत गद्यांश का उचित शीर्षक है। तो देखिए ये जो आपका गद्यांश है ये मूल रूप से आपका हिंदी भाषा के महत्व के बारे में बताया गया है। तो इसका अब बढ़िया शीर्षक क्या हो जाएगा आपका हिंदी भाषा का महत्व। ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपका क्या है बच्चों कि सजीव भाषा से क्या तात्पर्य है। तो सजीव भाषा से तात्पर्य है जिसने अनेक भाषाओं के शब्दों को पचा लिया, साथ ही साथ जिस भाषा में शब्द ग्रहण की शक्ति सहज हो और साथ ही साथ जिस भाषा में अपनी मौलिकता हो। ठीक है, ये इसका मतलब हो गया, इसका तात्पर्य हो गया। ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपका क्या है कि हिंदी में नए शब्दों का आगमन क्यों उचित है। तो हिंदी में नए शब्दों का आगमन इसलिए उचित है क्योंकि शब्द भंडार इससे समृद्ध होगा, साथ ही साथ अभिव्यक्ति में मदद मिलेगी और आपका हिंदी सुगम, सहज और सर्वाग्रह बनेगी। ठीक है, यानी कि ये तीनों बात उचित है। ऑप्शन नंबर 4 का करेक्ट आंसर होगा, इनमें से सभी। अगला क्वेश्चन आपका देखिए क्या है कि हमें अपनी हिंदी भाषा के लिए किस बात को ध्यान में रखना चाहिए। तो हमें अपनी हिंदी भाषा के लिए भाषा का स्वरूप नष्ट नहीं हो, इस बात का ध्यान रखना चाहिए। साथ ही साथ भाषा में विकृति ना आने पाए, इसे भी ध्यान रखना चाहिए। और हिंदी सदा हिंदी ही बनी रहे। ठीक है, इसकी भी हमें ध्यान रखना चाहिए। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा इनमें से सभी। इस सभी बातों को ध्यान में रखना चाहिए। ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यह इसके बाद आपका अभिव्यक्ति और माध्यम का क्वेश्चन है और यहाँ से आपको विशेष फोकस करते हुए चलना है। ठीक है, यानी कि सारे क्वेश्चन को याद करते हुए चलना है, क्योंकि जो क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में रिपीट होते हैं वो यही अभिव्यक्ति और माध्यम और पाठ्य पुस्तक का क्वेश्चन रिपीट होता है। जो आपका अपठित बोध में जो आपका पद्यांश दिया हुआ था और जो आपका गद्यांश दिया हुआ था, यानी कि जो कविता टाइप का पैसेज था और जो आपका एक पैसेज कहानी टाइप का था, ये क्वेश्चन आपका रिपीट होने की संभावना बहुत ही कम रहता है। क्वेश्चन अभिव्यक्ति और माध्यम और पाठ्य पुस्तक के जो क्वेश्चन होते हैं वही रिपीट होने की संभावना होता है। ठीक है बच्चों, तो चलिए क्वेश्चन देखिए आपका क्या है कि टीवी किस प्रकार का जनसंचार माध्यम है। तो देखिए टीवी को क्या करते हैं हम लोग देखते भी हैं, यानी कि दृश्य माध्यम भी हुआ, और उससे जो आवाज निकलता है उसको हम लोग सुनते भी है, यानी कि आपका क्या है दृश्य और श्रव्य दोनों प्रकार के माध्यम है। ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर होगा। अगर पूछे कि रेडियो आपका किस प्रकार का माध्यम है, तो आज रखिएगा रेडियो आपका ये आपका सिर्फ श्रव्य माध्यम है। रेडियो को क्या करते हैं, सिर्फ हम लोग सुनते हैं। ठीक है, तो इसे भी आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए आपका क्या है कि रचनात्मक अदपि प्रकृति प्रदत्त तथापि इसे किससे पोषित किया जा सकता है।
तो इससे आपका प्रशिक्षण के द्वारा भी पोषित किया जा सकता है और शिक्षा के द्वारा भी, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, 1 एवं 2 दोनों के द्वारा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपका क्या है कि फीचर में तथ्यों की प्रस्तुति का ढंग होता है। तो फीचर में जो तथ्यों की प्रस्तुति का ढंग होता है बच्चों, ये आपका मनोरंजक होता है, यानी कि चुटकुला टाइप का, ठीक है, मनोरंजन टाइप का। ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर होगा मनोरंजक। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपका क्या है कि निम्न में से पत्राचार का कौन सा प्रकार है। तो पत्राचार का कौन सा प्रकार है, तो आपका व्यावसायिक पत्राचार भी होता है, ठीक है, सरकारी पत्राचार भी होता है और आपका पारिवारिक पत्राचार भी होता है, जो भाई बहन के पास हम लोग लिखवे करते हैं, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4, इनमें से सभी। आज देखिएगा पत्राचार के कौन कौन से प्रकार हो जाएंगे, आपका व्यावसायिक पत्राचार, सरकारी और पारिवारिक, ये तीनों हो जाएगा, ठीक है बच्चों। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आप देखिए आपका क्या है कि मंत्री, प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति द्वारा लिखी गई टिप्पणी को क्या कहते हैं। तो इसे आपका मिनट कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 40 का करेक्ट आंसर होगा मिनट। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपका क्या है कि जनसंचार का प्रमुख उद्देश्य क्या है। तो याद रखिएगा ये क्वेश्चन कितना बार मैंने आपको करवाया हुआ है, देखिए, ठीक है। जनसंचार का प्रमुख उद्देश्य क्या है, जिज्ञासाओं का समाधान भी है, सूचनाओं का परस्पर बांटना भी है और आपका विचारों की अभिव्यक्ति है, यानी कि ये तीनों आपका जनसंचार का प्रमुख आपका क्या है, कर सकते हैं, उद्देश्य है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 40 का करेक्ट आंसर होगा इनमें से सभी। अगला क्वेश्चन देखिए आपका क्या है कि सूचनाओं का संकलन कर संपादक तक पहुंचाने की जिम्मेवारी किसकी होती है, ठीक है। तो देखिए कोई भी सूचना है मार्केट से हम लोग संकलन करते हैं, मतलब हम लोग नहीं करते, जो रिपोर्टर सब होता है, संवाददाता सब होता है, सब पत्रकार होता है, ये करता है। मतलब कहीं पे कुछ घटना हुआ, कहीं पे कोई नेता करके भाषण दिया, तो उसको वहाँ पे क्या करते हैं, उसके भाषण को, उसके कहीं पे घटना हुआ, उसके सूचनाओं को नोट डाउन करके ये संपादक तक कौन पहुंचाता है, तो पत्रकार, संवाददाता, जिसे रिपोर्टर कहा जाता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 40 का करेक्ट आंसर होगा पत्रकार। अगला क्वेश्चन देखिए आपका क्या है कि समाचार लेखन की शैली कौन सी है। तो समाचार लेखन की शैली आपका उल्टा पिरामिड शैली है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर होगा उल्टा पिरामिड शैली। अगला क्वेश्चन देखिए आपका क्या है कि प्रत्यक्ष संवाद के बजाय किसी तकनीकी या आंतरिक माध्यम के द्वारा समाज के एक विशाल वर्ग से संवाद कायम करना कहलाता है। तो जब देखिए कोई भी प्रत्यक्ष संवाद के बजाय किसी भी तकनीकी, मोबाइल, टीवी के या कोई भी आंतरिक माध्यम के द्वारा समाज के एक विशाल वर्ग से संवाद कायम करने को, इसी को आपका जनसंचार कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 40 का करेक्ट आंसर होगा जनसंचार। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है कि मीडिया का इस समय सबसे सशक्त माध्यम क्या है। तो मीडिया का सबसे सशक्त माध्यम अभी वर्तमान में आपका सोशल मीडिया है। ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर होगा सोशल मीडिया। अगला क्वेश्चन देखिए, अब यहाँ से आपका पाठ्य पुस्तक यानी कि जो आपकी किताब है, किताब का क्वेश्चन शुरू होता है और सबसे पहले यहाँ पे आपका एक क्या दिया हुआ है, एक आपका पद्यांश दिया हुआ है और ये जो पद्यांश है बच्चों आपकी किताब में जो कविता है उसी से लिया गया है, ठीक है। और इस पद्यांश को पढ़ करके आपको क्वेश्चन नंबर 19 से लेकर के 22 तक के प्रश्नों को उत्तर को देना है, ठीक है। तो इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा कि जाने क्या रिश्ता है, जाने क्या नाता है, जितना भी उड़ेलता हूँ भर भर फिर आता है, दिल में क्या झरना है, मीठे पानी का सोता है, भीतर वह ऊपर तुम, मुस्कुराता चांद जो धरती पर रात भर, मुझ पर तो तुम्हारा ही खिलता हुआ चेहरा है, ठीक है। तो ये जो आपका प्रस्तुत पंक्तियां हैं बच्चों, इसके रचयिता कौन है, तो इसके रचयिता आपका गजानन माधव मुक्तिबोध है। कौन है, गजानन माधव मुक्तिबोध है। ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए आपका क्या है कि कवि के हृदय में कैसे पानी का झरना है। तो कवि के हृदय में कैसे पानी का झरना है, तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, मीठे पानी की सोता, ठीक है, यानी कि मीठे पानी की झरना का स्रोत है। ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए आपका क्या है कि धरती के ऊपर कौन मुस्कुराता है। तो धरती के ऊपर आपका चांद मुस्कुराता है। ऑप्शन नंबर 40 का करेक्ट आंसर होगा चांद। अगला क्वेश्चन देखिए आपका क्या है कि कवि के हृदय में किसके प्रति प्रेम भरा है। तो कवि के हृदय में अपने प्रिय के प्रति, ठीक है, जिसे वो प्यार करता है उसके प्रति प्रेम भरा हुआ है। ऑप्शन नंबर 40 का करेक्ट आंसर होगा प्रिय के प्रति। अगला क्वेश्चन देखिए आपका क्या है कि शारीरिक रूप से दुर्बल और पीड़ाग्रस्त कौन है। तो शारीरिक रूप से दुर्बल और पीड़ाग्रस्त आपका विकलांग है। ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर होगा विकलांग। ये विकलांग वाला चैप्टर आप लोगों को पढ़ाए हुए हैं, देखे होंगे ना आप लोग, जो कैमरे में बंद अपाहिज, ठीक है, कि किस प्रकार से उसका साक्षात्कार लिया जाता है, इंटरव्यू लिया जाता है, उसी चीज का क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है कि परिमल, अनामिका, गीतिका, नए पत्ते, अनिमा, बेला, तुलसीदास, कुकुरमुत्ता कविता संग्रह है। तो ये जो कविता संग्रह है आपका, ये किसका है, तो ये आपका सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का, किसका है, याद रखिएगा, ये सारा कविता संग्रह किसका है, तो सूर्यकांत त्रिपाठी
निराला का है, तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 निराला। अगला क्वेश्चन देखिए आपका क्या है बच्चों कि किस वर्ग के बच्चे हर प्रकार के दुखों को सहन करने की शक्ति रखते हैं। तो कौन से वर्ग के बच्चे आपका हर प्रकार के दुखों की आपका शक्ति सहन करने की शक्ति रखते हैं, तो ये आपका शोषित वर्ग, ठीक है। अमीर व्यक्ति क्या रहेगा, क्या दुख नहीं है, उसको दुख नहीं होता है, शोषित वर्ग, ठीक है, गरीब व्यक्ति। ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है कि माँ किसके घरोंदों में दिया जलाती है। तो माँ किसके घरोंदों में दिया जलाती है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 जाएगा, बच्चों के घरोंदों में, ठीक है। ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए आपका क्या है कि माँ बच्चों को किस प्रकार कपड़े पहनाती है। तो याद रखिएगा माँ बच्चों को घुटने में लेकर के कपड़े पहनाती है। ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन अब यहाँ से देखिए आपका गद्यांश दिया हुआ है, आपकी किताब का ही गद्यांश है, इसको पढ़ना है। क्वेश्चन नंबर 28 से लेकर के 31 तक के प्रश्नों के उत्तर को देना है। देखिए क्वेश्चन क्या है कि प्रस्तुत पंक्तियां किस पाठ से ली गई है। तो इस पंक्ति को आप लोग पढ़िएगा। तो देखिए यहाँ पे आपका रात्रि की विभाषिका को सिर्फ पहलवान की ढोलक की ललकार कर चुनौती देती रहती थी। तो ये जो चैप्टर है आपका पहलवान की ढोलक, किसका, पहलवान की ढोलक चैप्टर से लिया गया है। ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर होगा। फटाक से आप लोग बताइए कि पहलवान की ढोलक चैप्टर का लेखक कौन है, फटाक से बताइए, बहुत बार पढ़ा चुके हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है कि रात्रि की विभाषिका को कौन चुनौती दे रहा है। तो ये पहलवान की ढोलक चुनौती दे रहा है। ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर होगा, पहलवान की ढोलक। अगला क्वेश्चन देखिए आपका क्या है कि पहलवान कितनी देर तक ढोलक बजाता था। तो पहलवान आपका एक संध्या से सुबह तक, यानी कि शाम से लेकर के आपका सुबह तक ढोलक बजाता था। ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर होगा, संध्या से सुबह तक, यानी कि पूरा रात भर। अगला क्वेश्चन देखिए आपका क्या है कि ढोलक की आवाज किसके भीतर संजीवनी शक्ति का संचार करती थी। तो ये किसके भीतर, तो गांव के लोगों के भीतर, मतलब सारा गांव में पूरा मलेरिया हैजा फैल जाता है, ठीक है। ये चैप्टर आप लोगों ने पढ़ा ही होगा, मलेरिया हैजा फैल जाता है। एक यहाँ मरा तो मलेरिया, देखिए पहले ये समझिए कि मलेरिया हैजा का पहले इलाज आपका नहीं होता था, ठीक है, बहुत ही कम इलाज होता था, पुराना जमाना है। अब तो मलेरिया होने से आदमी मरबो नहीं करता है, तक तो तुरंत मर जाता था, मतलब दवाई का खोज नहीं ना हुआ था बाबू। तो इस कारण से तो वहाँ पे मतलब रोज 1-2 आदमी मर रहा था। लेकिन ढोलक जो आपका पहलवान सिंह था, ये आपका ढोलक बजा रहा था, लुटन सिंह, ठीक है। तो ये ढोलक की वजह से ये जो गाँव के लोग थे इसके भीतर संजीवनी का काम करता था, मतलब दिलासा एक तरह से देता था, ठीक है। सारा शांत था, एक ढोलक बजाता था, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए कि निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। तो पहला कथन क्या है कि जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख व प्रत्यक्ष कारण है। तो यही कथन आपका सही है, ठीक है। जाति प्रथा के कारण एक बेरोजगारी आपका चरम सीमा पर पहुंच गई है भारत में। ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है कि पहलवान लुट्टन सिंह के कितने बेटे थे। तो पहलवान लुट्टन सिंह के 2 बेटे थे, ठीक है। ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है कि लेखक किसके पूजा पाठ में सहयोग करता है। तो ये आपका अपने जीजी के पूजा पाठ में सहयोग करता है। ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है कि पैसा खर्च करने का मुख्य स्थान क्या होता है। तो पैसा कहाँ खर्च करेंगे भाई, बाजार में। ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है कि महादेवी वर्मा किस युग की कवित्री मानी जाती है। तो महादेवी वर्मा आपका छायावादी युग की कवित्री मानी जाती है। ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर होगा, छायावादी युग। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपका क्या है दोस्तों कि असोदर बाबू के बड़े लड़के का क्या नाम था। तो याद रखिएगा असोदर बाबू के टोटल कितने लड़के थे। तो टोटल आपका 3 लड़का था। बड़ा लड़का का नाम क्या था, भूषण था। और दूसरा लड़का क्या करता था, दूसरा लड़का आपका आईएएस की तैयारी करता था, ठीक है। और तीसरा लड़का क्या करता था, तीसरा लड़का आपका अमेरिका में पढ़ाई कर रहा था स्कॉलरशिप के तौर पर। और पहला लड़का जो भूषण है क्या करता था, विज्ञापन कंपनी में काम करता था भाई साहब। हाँ, अगला क्वेश्चन देखिए क्या है कि झूठ कहानी के आधार पर बताएं कि लेखक के दादा किससे डरते थे। यहाँ पे दादा का मतलब क्या है, पिता। तो लेखक के पिता किससे डरते थे। तो ये आपका एक राव साहब था। कौन थे, राव साहब थे, दत्ताजी राव, ठीक है। गांव में एक वरिष्ठ व्यक्ति थे, उसी से डरते थे। ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपका क्या है कि लेखिका के परिवार के साथ किसका छुपने के लिए जा रहा था, ठीक है। लेखिका के परिवार के साथ किसका परिवार छुपने के लिए जा रहा था। तो ये आपका वानदान का परिवार, ठीक है। ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर होगा, वानदान। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है कि लेखिका के अनुसार अगली सदी आने तक किसको सम्मान मिलेगा। तो औरतों को सम्मान मिलेगा, इज्जत मिलेगा। ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर होगा, औरतों का। तो ये जो आपका वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था बच्चों, ये मैंने आपको करवाया, PYQ क्वेश्चन था, ठीक है। इससे पहले भी आपका वीडियो अपलोड हो चुका है, आपका कविता सेक्शन का पूरा अपलोड हो चुका है, आपका वितान बुक का अपलोड हो चुका है, आरो बुक का जो आपका लिटरेचर सेक्शन है, गद्य खंड है, वो भी अपलोड हो चुका है। उसे आप लोग देखिए। आपका व्याकरण का तो अपलोड हो चुका है। अभी कुछ देर पहले आपका लेटर का ट्रिक, लेटर किस प्रकार से लिखना है, आप लोग को 2 लेटर लिखने को आता है, ठीक है। मतलब 2 रहता है अथवा में, तो 2 में से 2 लिख सकते हैं, कोनो एक भी लिख सकते हैं। मतलब 4 क्वेश्चन आता है आपको वहां पे, देखिए ना मॉडल पेपर सब्जेक्टिव जो हल किए होंगे, हाँ, तो वहां पे देखिएगा दोनों भी लेटर लिख सकते हैं, तो एक भी लिख सकते हैं। तो एक लेटर कम से कम लिखिएगा जी, तो 5 नंबर बन जाएगा। आपको फटाक से उठा लीजिएगा। यही
उस वीडियो को देखिए फटाक से, ठीक है बच्चों। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए भाई साहब। हिंदी कोर वालों के लिए इतना मेहनत कर रहा हूँ, सारा इंग्लिश कोर पे, हम हिंदी कोर पे लगे हुए हैं आप लोगों की तैयारी में। तो आप लोग भी थोड़ा सा सपोर्ट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ है क्लास 12 वाले विद्यार्थियों के लिए, जाइए डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ से जाकर के ज्वाइन करिए, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जोहार झारखंड।